हेलो हेलो एवरीवन। थोड़ा 5 मिनट 2-3 मिनट वेट कर लो, थोड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, बस कनेक्ट हो रहा है ना। 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं सर। सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आवाज। हेलो, गुड मॉर्निंग ओके सर। ओके, 2 मिनट वेट करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो गया, लाइट चली गई थी बीच में, तो अब नेटवर्क रिसेट हो रहा है, बस 2 मिनट में चल जाएगा। हेलो, तो मुझे लास्ट टॉपिक बताओ, कल का क्या था? कल कहाँ तक पहुंच गए थे हमने? शायद आए थे, डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज इरिगेशन। कर लिए थे या कुछ ऐसा था।
कल कहाँ तक कर लिया था? डिसएडवांटेज हो गए थे, ठीक है। अब हम आज पढ़ लेते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं थ्योरी में अपने, ठीक है ना। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो पहले देखो मैं आपको फ्लो चार्ट बना रहा हूँ एक, इस फ्लो चार्ट से समझना, फिर अपन एक एक को समझेंगे, ठीक है ना। फ्लो चार्ट जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो देखो मेनली जो इरिगेशन है, मेनली जो इरिगेशन है उसे बेसिकली दो टाइप में बांटा जाता है। अगर ब्रॉडली बात करूं मैं, बड़े बड़े मोटे मोटे तौर पे, तो इरिगेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है सरफेस इरिगेशन, पहला होता है सरफेस इरिगेशन, ठीक है ना। और दूसरा होता है सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है ना। फिर सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है आपके पास फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, एंड सेकंड होता है लिफ्ट इरिगेशन। अरे फूट रहे कहीं चक्कर है। सीपेज ऑफ नाइट्रेट तक हो गया था, बस दो ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है ना मेनली। ऐसे तो छोटे मोटे चिल्लर पिल्लर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं है पढ़ने का, ठीक है ना। जो काम का था वो हमने पढ़ लिया, जो चीजें काम की थी डिसएडवांटेज में वो हमने पढ़ ली, ठीक है ना। टेंशन मत लो। सरफेस इरिगेशन को दो पार्ट में बांटा, फ्लो और लिफ्ट। उसके बाद फ्लो इरिगेशन को फिर दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है आपके पास पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन, और दूसरा पार्ट होता है इसका फ्लड इरिगेशन, ठीक है ना। फिर से पेरेनियल इरिगेशन को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट इरिगेशन और एक होता है स्टोरेज इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन, ठीक है ना। अब एक एक को पकड़ पकड़ के समझते हैं कि क्या क्या सीन है इनका, क्या क्या होता है इनमें, ठीक है। एक बार ये फ्लो चार्ट टाइप का बनाओ आप। मैं चाय की चुस्कियां लेता हूँ सुबह सुबह। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बना लिया? बन गया सबका? बनाओ, मैं इंक वगैरह डाल लेता हूँ इतने 1 मिनट में। ओके, जनसंख्या बड़ी कम आती है आपकी, 5-7 ही लोग आते हैं बस। ये सुबह सुबह का चक्कर है, आते ही इतने। या इरिगेशन पढ़ना नहीं चाहते? आसान सब्जेक्ट है, क्या कारण हो सकता है?
हम्म हाइड्रोलॉजी हो गई स्टार्ट तुम्हारी? नहीं हुई? शाम से हो रही थी ना, बता रहे थे आप लोग। सॉरी। चलो हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्या? तो क्या क्लासेस लग रही हैं क्या वहां पे? क्लासेस लग थोड़ी रही होंगी। क्लासेस लग रही हैं एमआईटीएस में? कॉलेज चालू है मतलब? अच्छा वैसे जूम पे। अच्छा ऑनलाइन, ऑनलाइन, ओके। चलो 1 मिनट बात और कर लेते हैं, मेरी चाय खत्म हो जाएगी। वाले चलो अच्छी बात है। मैं अलवर, राजस्थान। जानते हो क्या नीतीश सर के साथ? तुमको बोर्ड पहचाना पहचाना नहीं लग रहा क्या? इसी पे नीतीश सर पढ़ाते हैं। हम्म यहीं से लेते हैं हम दोनों एक ही साथ। हम्म नहीं पूरा सेटअप नहीं, बस मेरा और नीतीश सर का हमने पर्सनली बना रखा है सेटअप। चलिए तो फिर अब प्रारंभ करते हैं। पहला सरफेस इरिगेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सब सरफेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे क्या क्या होता है। बड़े आसान आसान से हैं, कुछ ज्यादा है नींद में। फिर भी एक बार इसलिए कि भाई यहाँ पता लग जाए क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला होता है देखो सरफेस इरिगेशन। पहला होता है सरफेस इरिगेशन। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सरफेस इरिगेशन की। अगर इरिगेशन वाटर जो है वो सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड करवाया जा रहा है लाइक दैट। ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ क्रॉप लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है ना। और सरफेस वाटर जो सॉरी जो इरिगेशन वाटर है वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर से प्रोवाइड करवाया जा रहा है लाइक दैट। क्लियर? तो इस तरह का जो इरिगेशन होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। तो इसमें लिख लें एक लाइन, इन surface irrigation water is supplied over the ground surface, over the ground surface, ओके। तो ये हो जाता है क्या, इसे बोल देते हैं अपन सरफेस इरिगेशन, ठीक है। दूसरा होता है अपने पास दैट इज कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन। दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, सब सरफेस इरिगेशन। जस्ट अपोजिट है भाई, सरफेस और सब सरफेस क्या हो गए, दोनों उल्टे हो गए। सब सरफेस का पता होता है अपने को सरफेस के नीचे, क्लियर है ना। लाइक दैट अगर ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और इस तरीके से क्रॉप्स लगाई हुई है, ठीक है ना। तो अगर इरिगेशन वाटर जो है
वो ग्राउंड सरफेस के नीचे से प्रोवाइड करवाया जाए। अभी देखेंगे कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इरिगेशन वाटर को हम ग्राउंड सरफेस के नीचे से प्रोवाइड करवाएं तो इस तरह का इरिगेशन क्या कहलाता है? सब सरफेस इरिगेशन कहलाता है। तो इसमें एक लाइन लिखी, इन दैट irrigation water is supplied or provide whatever below the ground surface, below the ground surface। अब देखो, अपने मतलब में ओनली सरफेस इरिगेशन ही है, सब सरफेस इरिगेशन अपने नहीं है। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक बेसिक सा हमने देख लिया कि भाई हाँ सब सरफेस इरिगेशन ये होता है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि भाई ग्राउंड के नीचे से वाटर कैसे अप्लाई होता है? बावड़ी बात कर रहे हो गुरुजी, है ना। देखते हैं कैसे हो सकता है। अब देखो सरफेस सॉरी जो सब सरफेस इरिगेशन होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है ना। एक तो होता है नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है ना। हालांकि ये दोनों ही अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार हल्का सा देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन किस तरीके से होता है। ठीक है ना। देखो, एक कोई भी सरफेस ले लो लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट ये कोई नदी जा रही है, ये कोई क्या जा रही है? रिवर जा रही है। ठीक है ना। रिवर जा रही है, आसपास का जो एरिया है इसके किनारे का, यहाँ पे ऐसा मानो यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, क्रॉप्स हो रही है। ठीक है। अब आपको पता है जब कोई वाटर सोर्स पास में होता है तो वहां पे वाटर टेबल क्या होती है? आपकी नजदीक होती है, लाइक दैट। मतलब इस इलाके की जो वाटर टेबल होगी कुछ इस तरीके से होगी, बड़ी पास में होगी ग्राउंड के। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर जा रही है, नदी जा रही है। ठीक है ना। क्लियर है। अब यहां तक पानी प्रेजेंट है सॉइल में, इस क्रॉप को पानी चाहिए, तो इन क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल हो जाएगी? इस पानी से फुलफिल हो जाएगी। कैसे? ये जो कैपिलरी सॉरी ये जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये जो वाटर है आप सभी जानते हो कि सॉइल के जो पोर्स होते हैं उनमें से ऊपर चला जाता है, किसकी वजह से? कैपिलरी एक्शन की वजह से। क्लियर है ना। तो वाटर इज राइज अप बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है ना। और जैसे ही कैपिलरी एक्शन की वजह से वाटर जो है वो ऊपर पहुंचेगा, वहां की जो क्रॉप्स हैं उनकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बस इतना ही अपने को चाहिए था। तो अब देखो यहाँ पे ग्राउंड के नीचे से वाटर सप्लाई हुआ, ठीक है ना, और नेचुरली हुआ, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। तो ग्राउंड के नीचे से तो सबसरफेस, ग्राउंड के ऊपर से तो सरफेस। ठीक है ना। अपन डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो दोनों को बनाओ एक बार तो। बन गया? सबका बन गया? हम्म, बना लिया सबने? चलिए, अब हमारे पास क्या आते हैं? सरफेस इरिगेशन की टाइप्स आते हैं। ठीक है। दो टाइप में सरफेस इरिगेशन को जनरली अपन डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपने पास लिफ्ट इरिगेशन और दूसरा होता है फ्लो इरिगेशन। ठीक है ना। दोनों को समझते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो,
अब आपको पता है कि सरफेस इरिगेशन को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और दोनों टाइप कौन कौन से हैं? पहला है लिफ्ट इरिगेशन और सेकंड है फ्लो इरिगेशन। दोनों को देखते हैं। पहला है अपने पास लिफ्ट इरिगेशन। देखें, समझें। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है? अरे लिफ्ट कर दिया क्या? पहला फ्लो ले लो, पहला इरिगेशन फ्लो इरिगेशन, फिर लिफ्ट को देखेंगे। देखो, फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि भाई जो तुम्हारा वाटर सोर्स है, जो तुम्हारा वाटर सोर्स है जिससे वाटर की सप्लाई होती है, वो हाई एलिवेशन पे है। मैं ये मान लेता हूं कि ये अपना क्या है, ये है वाटर सोर्स, ये है वाटर सोर्स। अब वाटर सोर्स कुछ भी हो सकता है, कैनाल्स हो सकती हैं, डैम हो सकता है, रिवर वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। और ये जो वाटर सोर्स है ये हाई एलिवेशन पे है, ये हाई एलिवेशन पे है, मतलब इसका जो आरएल है वो ज्यादा है। क्लियर है ना? एलिवेशन समझते होगे। जो अपना फील्ड है, जो अपना फील्ड है वो लो एलिवेशन पे है। ये जो फील्ड है अपना, ये क्या है? लो एलिवेशन पे है, ठीक है ना। तो अब आपको समझदार हो, अगर मैं इस वाटर सोर्स से इस फील्ड में पानी लाना चाहूं इरिगेशन के लिए, तो आसानी से आ जाएगा। किसके थ्रू? ग्रेविटी के थ्रू। क्लियर है ना? तो आसानी से जो वाटर है वो किसके अंडर फ्लो करेगा? ग्रेविटी के अंडर फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो अगर वाटर सोर्स हाई एलिवेशन पे हो, फील्ड अपना लो एलिवेशन पे हो, और अगर वाटर का फ्लो किस तरीके का है? ग्रेविटी फ्लो है, ठीक है ना। तो इस तरह के इरिगेशन को क्या बोला जाता है? फ्लो इरिगेशन बोला जाता है। मतलब फ्लो इरिगेशन, ग्रेविटी फ्लो, ठीक है ना। अगर ग्रेविटी फ्लो हो रहा होगा तो किस तरह का है? फ्लो इरिगेशन है, ठीक है ना। तो इसमें लिखें, if the water, if the irrigation water is supplied through, or you can write under the action of gravity, supplied under the action of gravity, it's called, it's called flow irrigation, फ्लो इरिगेशन, ठीक है ना। क्लियर? एग्जाम्पल बताएगी। एग्जाम्पल जनरल कैनाल, कैनाल का जो पानी आता है वो फील्ड में ग्रेविटी फ्लो के अंडर में ही आता है, उसको उठा के लिफ्ट वगैरह करके नहीं लाना पड़ता अपने को, है ना। वो आसानी से पहुंच जाता है, ठीक। सेकंड है हमारे पास, सेकंड है लिफ्ट इरिगेशन। सेकंड है लिफ्ट इरिगेशन, इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। मतलब फ्लो इरिगेशन में तो वाटर सोर्स जो था वो हाई एलिवेशन पे था और फील्ड जो था वो लो एलिवेशन में था। इसमें उल्टा हो जाएगा काम। इसमें उल्टा कैसे हो जाएगा? कि जो वाटर सोर्स है, लाइक दैट, ये जो वाटर सोर्स है हमारा, ये लो एलिवेशन पे है, ठीक है। और जो फील्ड है, जो फील्ड है वो क्या है? हाई एलिवेशन पे है। तो बताओ अब वाटर को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं अपन? भाई अगर लो एलिवेशन के वाटर सोर्स से हाई एलिवेशन पे पानी पहुंचाना हुआ, तो हमें कोई ना कोई मशीन लगा के, कोई ना कोई मैकेनिकल मेथड लगा के पानी को क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स पंप करना पड़ेगा। वेरी गुड। पंपिंग कर सकते हैं। पंपिंग करना एक तरीके से क्या है? लिफ्ट ही तो कर रहे हैं अपन, वाटर को उठा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो हमें इस पार्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट करना पड़ेगा वाटर को, ठीक है ना। लिफ्ट करेंगे अपन या तो मैकेनिकल मेथड से, लाइक पंपिंग वगैरह करके, या मैनुअल मेथड से, जो भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो अगर पानी को लिफ्ट करना पड़ा तो इस टाइप का इरिगेशन क्या कहलाएगा? लिफ्ट इरिगेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें लिखें, इन दैट केस, इन दैट केस
irrigation water, that means IW है ना, irrigation water is lift up by mechanical method or manual methods. ओके, क्लियर है ना? एग्जाम्पल बता सकते हो? बड़े आसान से एग्जाम्पल हैं इसके तो, ट्यूबवेल, ठीक है ना, नॉर्मल जो अपने कुएं होते हैं उनमें भी लिफ्ट ही करना पड़ता है पानी को। अब चाहे किसी भी मेथड से करें, लेकिन करना तो लिफ्ट ही पड़ता है ना। ट्यूबवेल हो गए, वेल हो गए, इनमें क्या होता है, वाटर नीचे होता है, फिर उसको अपन लिफ्ट करके ऊपर लेके आते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये दोनों हो गए अपने, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फटाफट बनाए इनको। फिर फ्लो के दो टाइप होते हैं, उनको समझते हैं। बन गया सबका? चलिए इधर वाला तो हटा ही देता हूँ एटलीस्ट। अब फ्लो इरिगेशन के दो पार्ट हैं, ठीक है ना? एक तो है कौन सा, पेरेनियल इरिगेशन, और दूसरा कौन सा है, फ्लड इरिगेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है ना? देखते हैं। अब अपने पास क्या है, टाइप ऑफ फ्लो इरिगेशन, क्लियर है? और पहला कौन सा है, पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन, ठीक है ना? अब देखो, पेरेनियल का मतलब ही क्या होता है? पेरेनियल का मतलब ही होता है थ्रू आउट द ईयर। पेरेनियल का मतलब ही क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल। पेरेनियल का मतलब पूरे साल। अब मैं एग्जांपल लेता हूं किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप का, ठीक है? और क्रॉप कुछ भी ले लो आप, आपने वीट ले लिया, जस्ट, क्लियर है? वीट की मैं सोइंग कर देता हूं कब, लगभग अक्टूबर के आसपास, क्लियर है ना? और इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है फरवरी मार्च के आसपास, क्लियर है ना? अब आपको पता है कि कोई भी क्रॉप जो होती है उसे पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे पर्टिकुलर डेप्थ का वाटर चाहिए होता है, ठीक है ना? जैसे कि इसको मान लो कि भाई सोइंग के 15 दिन बाद आपको पहली बार पानी देना पड़ा, फिर और महीने भर बाद फिर आपको पानी देना पड़ा, फिर 1.5 महीने बाद फिर आपको पानी देना पड़ा। ऐसे करते हैं ना खेती में कि भाई कुछ कुछ टाइम के बाद पानी देते हैं खेतों में, क्लियर है ना? तो कोई भी क्रॉप जो है उसको फिक्स टाइम पे या फिक्स इंटरवल पे फिक्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? तो अब ये जो वाटर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये वाटर मेरे पास अवेलेबल रहे थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड। ये क्या हो गया आपका, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ये हो गया ग्रोइंग पीरियड। ये हो गया क्या, ये हो गया ग्रोइंग पीरियड, ठीक है ना? दैट मीन्स इस वीट की क्रॉप को जो वाटर चाहिए वो मेरे पास सेफ है थ्रू आउट द इट्स ग्रोइंग पीरियड। मतलब 4 महीने तक इसको जब भी पानी की जरूरत पड़ेगी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे पास है व्यवस्था, ठीक है ना? दैट मीन्स अगर मेरे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ग्रोइंग पीरियड में पूरे में रहे तो इस तरह के इरिगेशन को क्या बोलूंगा मैं, पेरेनियल इरिगेशन बोलूंगा, ठीक है ना? अब वो चाहे तो कैनाल जा रही हो तुम्हारे घर के पास से, जो तुमको पता है 12 महीने चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे। चाहे तुमने टैंक भर के रख रखा है, ठीक है ना? चाहे तुमने कुआं खोद रखा है, ठीक है ना? कुआं तो लिफ्ट में आ जाएगा, उसको छोड़ो। मतलब कुछ भी, मतलब तुम्हारे पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इसका जो ग्रोइंग पीरियड है
इस ग्रोइंग पीरियड में आपके पास पूरा की पूरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए वाटर की, जब इसको जरूरत पड़ी तब आपने प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का इरिगेशन क्या बोला जाता है, पेरेनियल इरिगेशन बोला जाता है। इसमें एक लाइन लिखो, इफ द वाटर रिक्वायरमेंट, if the water requirement for irrigation is available, for irrigation is available throughout the growth period, throughout the growth period of crop, it's called perennial irrigation, ठीक है। पेरेनियल का मतलब होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब हमेशा। इसी तरीके से अगर आपके पास ग्रोइंग पीरियड में हमेशा वाटर की अवेलेबिलिटी रहे तो इस तरह का इरिगेशन क्या हो जाएगा, पेरेनियल इरिगेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन देखते हैं। दूसरा टाइप आता है हमारे पास फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। दूसरा हमारे पास टाइप आता है किसका, फ्लो इरिगेशन का। कौन सा आता है, फ्लड इरिगेशन, या इसका एक और नाम होता है इनंडेशन इरिगेशन। सेकंड वाला होता है अपने पास फ्लड इरिगेशन, या इसका एक और नाम होता है इनंडेशन। इसको देखो, ये बड़ा ठीक है, देखें जरा। फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन में क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं। देखो, एक तो आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे फ्लड, ठीक है ना। मतलब ये कंडीशन में कौन सी ले रहा हूँ, फ्लड की कंडीशन ले रहा हूँ। देखो होता क्या है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो रिवर हैं, लाइक अपन मेन एग्जांपल लेते हैं गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, ठीक है ना। तो गंगा नदी के आसपास वाले जो इलाके हैं, ठीक है, प्लेन एरियाज में गंगा नदी के आसपास के जो इलाके हैं, लाइक बिहार में कई इलाके हैं, बंगाल में कई इलाके हैं, ठीक है, जो प्लेन एरियाज में आते हैं। तो इन एरियाज में क्या होता है, हर साल 2-3 महीने पानी भर जाता है गंगा नदी का, ठीक है। मतलब ऐसा मानो कि भाई ये गंगा नदी जा रही है इधर से इस तरीके से, ठीक है। मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी की अवेलेबल सप्लाई हो जाती है गंगा नदी में, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हर साल डूब जाते हैं। ये उनकी प्रथा है, ठीक है ना, होता ही होता है। मतलब गंगा नदी में हर साल पानी जाएगा और ये आसपास के एरियाज डूब जाएंगे, ठीक है ना। जब तक गंगा नदी में पानी नहीं उतरता मानसून का, महीने 2 महीने 3 महीने, तब तक ये जो एरियाज हैं इनमें पानी भरा रहता है, तब तक इनमें पानी क्या होता है, भरा रहता है, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बिहार वाले एरिया में, बिहार में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे पानी क्या होगा, भरा रहेगा, क्योंकि यूपी और बिहार में गंगा नदी में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, बहुत ज्यादा वाटर हो जाता है गंगा नदी में, तो आसपास वाले क्षेत्रों में पानी बढ़ जाता है, ठीक है। अब इन एरियाज में 2-3 महीने तक पानी भरा रहा, तब तो कुछ नहीं कर सका इनमें, ठीक है। बाद में होगा क्या कि ये पानी धीरे धीरे उतर जाएगा, मतलब यहाँ का जो स्टैंडिंग वाटर था वो धीरे धीरे निकल गया, पास हो गया, क्लियर है। कुछ वाटर जो था वो ग्राउंड ने एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सॉइल है, मतलब बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो सॉइल बची है, उसमें इतना मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है कि उसमें अब आप एक क्रॉप लगा दो, कोई भी क्रॉप लगा दो, ठीक है ना। जैसे मैंने वीट की क्रॉप लगा दी, तो इस वीट की क्रॉप को आने वाले 3 महीने 4 महीने तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। इतना मॉइस्चर इस सॉइल में प्रेजेंट रहता है, किसकी वजह से, वो 2-3 महीने की फ्लड की वजह से, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा कई ऐसे एरियाज में जहां नदी वदी का बहाव होता है, जहां बाढ़ आती है, जैसे डैम वगैरह होते हैं, डैम वगैरह का जो बैक एरिया होता है, ठीक है ना, वहां पे फसल कर देते हैं, उनमें पानी देने की जरूरत नहीं होती, बिना पानी के फसल हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से नदियों के आसपास वाले एरियाज में होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पानी देने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप फसल हो जाती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब बाढ़ का टाइम आता है, ठीक है, जैसे डैम में पीछे वाला एरिया 2-3 महीने तक पानी से भरा रहा, वाटर लॉगिंग नहीं होती ऐसी जगह पे। ये देखो, ये नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वाटर लॉगिंग कब होती है,
भाई प्रॉब्लम ये भी तो है, वाटर लॉगिंग का जो एरिया है, देखो वाटर लॉगिंग इस तरीके से वाटर लॉगिंग हो रही है, ठीक है। वाटर लॉगिंग इस तरीके से हो रही है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे कुछ जा रही है, ठीक है। अगर यहां से मैं एक नदी प्रोवाइड करवा दूं इस तरीके से, तो ये जो वाटर टेबल है ये गिर जाएगी, पानी नदी में बह जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लगी हुई है ना एक रिवर, यहाँ पे तो ऑलरेडी रिवर प्रोवाइडेड है ना, तो वाटर टेबल ऊपर आएगी, तो वाटर टेबल का जो पानी है वो इसके साथ बह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर टेबल को ऊपर कौन ला रहा है, ये रिवर ही ला रही है ना, तो वाटर टेबल इस रिवर के बेड से तो ऊपर ही नहीं आ सकती। यहाँ पे तो वाटर टेबल को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, रिवर ही कर रही है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर थोड़ी आएगी वाटर टेबल, नहीं आ सकती। और आएगी तो उसका जो ड्रेन वाटर है वो नदी में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का जो इरिगेशन होता है इसे बोलते हैं फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन। और ये जो है ये फायदा, ये जो इरिगेशन होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो नदी होती है ये सिल्ट बहा के लाती है बहुत सारी अपने साथ, है ना। और वो सिल्ट जो होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो यूपी बिहार वाला एरिया है इसमें बहुत अच्छी फसल होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां हर साल क्या करती हैं, सिल्ट बहा के लाती हैं और मैदानों में बिछा देती हैं, ठीक है। इसलिए तो इसमें लिखे, इन दैट मेथड, इन दैट मेथड water applied, water applied in such a way, in such a way that the field is kept submerged, the field is kept submerged for some period, or you can say during the flood time of river, and that moisture is sufficient for the upcoming crop. ओके, सो इस तरह का जो इरिगेशन है वो क्या कहलाता है, फ्लड इरिगेशन या इनंडेशन इरिगेशन, ठीक है। लिख लें इसमें, अगर देखो वाटर लॉगिंग, जिस एरिया में वाटर लॉगिंग है ना वहां से अगर एक बड़ा सा नाला खोद के निकाल दिया जाए, तो वो जो सारा पानी है वो क्या हो जाएगा, उस नाले में बह जाएगा। और उस नाले की वजह से वाटर लॉगिंग में जो वाटर टेबल ऊपर आई हुई है ना वो भी नीचे गिर जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि ये जो हरियाणा पंजाब जहाँ पे वाटर लॉगिंग है ना वो इलाके बिल्कुल प्लेन है, वहां पे स्लोप ही नहीं है ग्राउंड में, ठीक है। ये जो हरियाणा का इलाका है, पंजाब का इलाका है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या है ना, वहां पे ग्राउंड में स्लोप ही नहीं है, बिल्कुल प्लेन इलाके हैं, ठीक है। अपने नॉर्मल इलाकों में क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप होता है किसी डायरेक्शन में, यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, ठीक है। तो अगर तुमको पानी निकालना है तो तुमको पंप लगाने पड़ेंगे। अब इतना पानी इकट्ठा हो जाता है वाटर लॉगिंग में कि उसको पंप निकाल के या पंप लगा के तो निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होता है, वो वैसी ही कंडीशन वहां पे बनी हुई है, ठीक है। अगर एरिया ऐसा है जहां पे नेचुरल स्लोप है तो पानी रुकेगा ही नहीं, पानी बह जाएगा, पानी आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर लॉगिंग की समस्या होती भी वही है जहां पे एरिया बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। तो वाटर वहां पे ऊपर आ जाता है और रुक जाता है, अगर स्लोप होता तो आगे बह जाता, ठीक है ना। वाटर टेबल में भी नीचे चला जाता पानी, तो ये समस्या होती है वहां पे। तभी ये समस्याएं हैं जो प्लेन इलाकों में ही होती हैं।
कभी तुमने माउंटेनियस इलाके, पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, वहां पे नहीं देखा होगा। पहाड़ी इलाकों में तुमने देखा भी होगा, अगर पहाड़ी इलाकों में वाटर टेबल ऊंची होती है तो क्या है, वहां से एक झरना निकल जाता है ना। अगर पहाड़ी इलाकों में वाटर टेबल ऊंची है तो वहां से क्या होगा, एक झरना और निकल जाएगा, लोग उसके बगल में चाय की दुकान खोल के कमाई और करेंगे। तो ये सारी की सारी समस्याएं प्लेन एरियाज में ही है। अब आगे पढ़ते हैं भाई। पेरेनियल इरिगेशन के दो टाइप हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर अपना टाइप्स खत्म हो जाएंगे। तो पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन टाइप्स, ठीक है ना। तो देखो पहली बात तो पेरेनियल इरिगेशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा, पेरेनियल इरिगेशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा, क्लियर है ना। अब देखो दो तरह के पेरेनियल इरिगेशन होते हैं, पहला होता है अपने पास डायरेक्ट इरिगेशन, डायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होता है, स्टोरेज इरिगेशन, सेकंड वन इज स्टोरेज इरिगेशन, ठीक है ना। देखो बड़े आसान आसान से, लेट सपोज ये कोई एक नदी जा रही है, ठीक है, ये कोई एक नदी जा रही है, और ये किस तरह की नदी है, ये पेरेनियल रिवर है, ये पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल रिवर का मतलब क्या, कि ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी आता रहता है, 12 महीने पानी आता रहता है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो इनमें क्या है कि हमेशा पानी आता रहेगा, हमें ये भी पता है कि इनमें 12 महीने पानी आता है, तो इस पानी को स्टोर करने की जरूरत है नहीं। जब पानी की जरूरत पड़ेगी, इस पानी को क्या कर देंगे अपन, डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पेरेनियल रिवर्स में जनरली वियर बैराज बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, या तो वियर बना देंगे या बैराज बना देंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस पानी को डाइवर्ट कर देंगे कैनाल में, ये कर दिया हमने वाटर को कैनाल में डाइवर्ट, क्लियर है ना। तो इस तरह का इरिगेशन जिसमें वाटर को डायरेक्ट डाइवर्ट कर दिया जाता है, वियर या बैराज बना के, इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट इरिगेशन, ठीक है ना। लेकिन दूसरा एग्जांपल, लेट सपोज ये एक नदी है, ठीक है, और ये कैसी है, आपके पास सीजनल रिवर है, ये क्या है, सीजनल रिवर है, मतलब एक तरीके से बरसाती नदी है। जब मानसून का टाइम आएगा, 3-4 महीने इसमें पानी आएगा, बाद में सूखी पड़ी रहेगी, ठीक है ना। क्लियर है। तब आपको पता है कि भाई इसमें पानी 3-4 महीने आना है, तो क्या करें, इस पानी को स्टोर कर लें, क्या करें, इस पानी को स्टोर कर लें। फिर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे डैम बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैम बनाएंगे, इस तरीके से डैम बना के क्या करेंगे, इसका जो वाटर है उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्टोरेज वाला पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन, रिजर्वोयर बोलते हैं ना, ठीक है। ये आगे जो दीवार बनाते हैं इसको डैम बोलते हैं। मतलब अब मैंने क्या कर लिया, इस वाटर को यहाँ पे स्टोर कर लिया, इस वाटर को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और फिर इस स्टोर वाटर को किस में निकाल दिया जाएगा, कैनाल में निकाल दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं अपन स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम, इसे बोला जाता है स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम, क्लियर है ना। डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम में पानी को डायरेक्ट अपन ने सप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो बना लो इनको, आई थिंक थ्योरी लिखने की इनमें कोई जरूरत है नहीं, समझ गए होगे, इतने से समझ जाओगे ना। इन अजीब से जो वियर क्यों बनाते हैं, देखो वियर बनाने का एक कारण होता है, इनको बनाओ एक बार फिर बताता हूं। और एक एक लाइन लिख लो, वाटर इज सप्लाइड, वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली इन कैनाल बाय वियर और बैराज, क्लियर। और इसमें क्या होता है, इसमें लिखें वाटर इज स्टोर्ड in the form of reservoir and then supplied to canal, क्लियर। बनाओ इनको एक बार फिर समझते हैं कि बियर क्यों बनाना पड़ता है हमें। देखे तो होंगे तुमने बियर, वियर वगैरह तो देखे होंगे खैर तुमने सभी ने। तब ये देख लेते हैं कि उनको बनाना क्यों पड़ता है।
चंबल नदी जाती है ना ग्वालियर से, शायद नहीं जाती, जाती है क्या? चंबल का पानी तेज है। अच्छा, मुरैना से जाती है। धौलपुर के बाद मुरैना एंट्री ले लेती है शायद। चले देखते हैं। बना लिया। इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट रिवरों में अरे समझेंगे भाई, बियर को भी समझेंगे। एक बार ये बना लिया क्या, मुझे थोड़ा बनाना भी तो पड़ेगा ना। सब कुछ बताएंगे, बियर भी बताएंगे, बैराज भी बताएंगे। ठीक है ना, ये बन गया। चंबल जो है वो क्लीनेस्ट रिवर्स में आती है इंडिया के। साफ नदी है ये बहुत ज्यादा, इसमें गंदगी नहीं है। और इसकी गंदगी का कारण है, ये ऐसा मानते हैं कि ये श्रापित नदी है ना, इसमें मतलब कोई वैसा काम नहीं करता पुण्य कर्म जैसे गंगा यमुना नर्मदा इनमें होता है ना। इस वजह से इसमें गंदगी फैलने का कोई कारण नहीं है। क्रोकोडाइल कहां से आ गए उसमें? क्रोकोडाइल आ गए क्या? तो होंगे यार क्रोकोडाइल तो, नदी में तो क्रोकोडाइल होंगे ही। कहां से तो कहां से आ गए पता नहीं, पर होने चाहिए भाई, मगरमच्छ तो होते हैं। घड़ियाल तो सुरक्षित प्राणी है इसका शायद, है ना? मार मोड़ देते हैं क्या घड़ियालों को क्रोकोडाइल? दुश्मनी है क्या इनमें? डिस्कवरी पे देखा था क्या तुमने? चलो देखते हैं। देखो, ये कोई रिवर जा रही है, ये कोई रिवर जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं? पेरेनियल रिवर्स की, पेरेनियल रिवर्स की। ठीक है ना। अब मैं इसका अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये रिवर कुछ इस तरीके से है, ये रिवर कुछ इस तरीके से है। लाइक ये ग्राउंड चल रहा है और ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये इस तरीके से जा रही है। अब रिवर में होता क्या है कि वाटर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, ग्राउंड सरफेस से नीचे होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, जो रिवर होती है वो थोड़ी सी ढलान में इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से ढलान सा होता है नदी के पास, और फिर जो वाटर लेवल है नदी का वो ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, वो ग्राउंड से क्या होता है, थोड़ा नीचे होता है। अब लेट सपोज मुझे यहां से कैनाल निकालनी है, मुझे क्या करना है, यहां से कैनाल निकालनी है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा मानो कि भाई यहां से मुझे इतने ऊपर से कैनाल निकालनी है। तो मुझे अगर कैनाल निकालनी है तो ये वाटर लेवल को ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर लेवल नीचा है तो कैनाल में पानी डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, अगर नीचा वाटर लेवल है और तुमको कैनाल में पानी डाइवर्ट करना है तो या तो तुम पंप लगाओ, या तो तुम क्या करो, पंप लगाओ, जो कि बहुत महंगा सौदा हो जाता है। ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, जो नदी है उसके रास्ते में एक दीवार बना देते हैं इस तरीके से, जो नदी है उसके रास्ते में क्या कर देते हैं, एक दीवार बना देते हैं। ठीक है ना। और दीवार बनने की वजह से जो बैक साइड है नदी की, अप अपस्ट्रीम क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम साइड या अपस्ट्रीम साइड, वॉटेवर, मेरे याद नहीं है। ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है, वाटर का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। जैसे कोई नाला जा रहा है, उसमें आपने दो चार पत्थर पटक दिए रास्ते में, तो क्या हो जाएगा, पानी पीछे साइड में भर जाएगा। मतलब बैक साइड जो है उसकी, वहां पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना। फिर जैसे ही वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है, उसको अपन रेगुलेटर लगा के कैनाल में डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए वियर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है वियर और बैराज में क्या फर्क है। वियर और बैराज में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो देखो, सेम चीज है, सेम टू सेम चीज है। क्लियर है ना। लाइक वियर तो इस तरह का होता है, एक दीवार। ठीक है, वियर में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है नदी का वो वियर के ऊपर से जाता है, ओवरफ्लो होके वो वियर के ऊपर से जाता है। लेकिन बैराज क्या होता है, वियर जैसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन वियर से थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसमें गेट प्रोवाइड होते हैं। ठीक है ना, बैराज में क्या होते हैं, गेट प्रोवाइड होते हैं। क्लियर है ना। जबकि वियर में गेट नहीं लगे होते,
वियर में जो एक्स्ट्रा पानी है वो वियर के ऊपर से जाएगा, जबकि बैराज में क्या होगा, बैराज में जो एक्स्ट्रा पानी है रिवर का वो बैराज के गेट से होके जाएगा। बस ये फर्क होता है, ठीक है ना। ये तो हो जाते हैं वियर बैराज, और डैम जो है वो भी इनका ही भाई बंधु है, लेकिन वो बड़ी साइज का होता है इनसे। डैम जो है इनसे कंपैरेटिवली बड़ी साइज का होता है, ठीक है, क्लियर। वियर और बैराज जो होते हैं वो लेवल अप करने के काम में आते हैं, और डैम जो होता है वो पानी को स्टोर करने के काम में आता है, ठीक है ना। समझ में आ गई। आएंगे ये चीजें, आएंगी बाद में, सब आएंगी, अभी अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, कैनाल डैम वियर बैराज सब पढ़ने हैं, सब चीज आ जाएंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है यहां से, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है यहां से छोटा मोटा। देखें, पहला पहला जो मेथड्स है दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। पहला जो मेथड है मेरे पास, ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग। अब देखो इसमें क्या करते हैं। लेट सपोज ये एक कोई फील्ड कैनाल है। फील्ड कैनाल का मतलब क्या होता है, वो कैनाल जो अपने खेतों में होके जाती है ना, खेतों में पानी बहने का जो रास्ता होता है, छोटी छोटी नालियां बोलती हैं, मोगे, वो क्या है, फील्ड कैनाल है। मोगे बोलते हैं इनको, मोगे शुद्ध भाषा में, है ना, मतलब लोकल लैंग्वेज में, क्लियर है। तो ये मैंने मान लिया कि भाई ये एक अपने पास फील्ड कैनाल है, या वाटर कोर्स बोल दो इसको, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा की पूरा फील्ड है, ये क्या है, पूरा की पूरा यहाँ पे फील्ड है, क्लियर है ना। और यहाँ पे एक बना दिया तुमने छोटा सा ड्रेन, ये बना दिया ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या, कि भाई जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इसमें से बह जाएगा। अब जैसे ये फील्ड है पूरा की पूरा, तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग या फ्री फ्लडिंग में क्या करते हैं, इस फील्ड कैनाल में कई जगह ओपनिंग दे दी जाती है, और इन ओपनिंग से वाटर जो है वो इसमें डायरेक्टली बहना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से, ठीक है ना। वाटर जो है इस फील्ड के ना, सॉरी, इस फील्ड में डायरेक्टली बहना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। पूरे के पूरे फील्ड में एक साथ पानी खोल दिया जाता है, और पूरे के पूरे खेत को एक साथ भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। घंटे 2 घंटे 4 घंटे में खेत भर जाता है, इन ओपनिंग को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि भाई ऑर्डिनरी फ्लडिंग कब कर सकते हैं हम, फ्री फ्लडिंग कब कर सकते हैं, जब अपने पास वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर तुम खरीद के पानी ले रहे हो बोर वगैरह से, बोरिंग वगैरह से, तो फिर तो ऐसा केस अपन ले ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा पानी की वेस्टेज होती है, ठीक है ना। ये केस कब अप्लाई होता है, जब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती हो। एवरीवन राइस में करते हैं, हाँ राइस में भी किया जाता है, लेकिन राइस में और भी मेथड होते हैं, पूरे खेत को छोड़ के उसमें छोटे छोटे टुकड़े बना के भी भरते हैं, खेत को पार्ट्स में डिवाइड भी कर लेते हैं राइस में, चावल में, है ना। या पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, हमारे इधर होती नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं होती होगी राइस की फसल, तो होती है क्या। है ना, ग्वालियर भी तो ऐसा ही है अपने जैसा ही, अलग थोड़ी है वहां पे कुछ। देखो इसमें क्या किया, मतलब जिस भी वो लगाते हैं, चलो मान लिया राइस में लगाते हैं, अपन तो मेथड देख रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पूरे के पूरे फील्ड में एक साथ पानी को ओपन कर दिया जाता है, और पानी को भरते हैं खेत में किसी पर्टिकुलर हाइट तक, ठीक है। अब देखो पहली बात तो, कि इसमें जो वाटर का फ्लो है वो अनकंट्रोल होता है, अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसे वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं, एक नाम और होता है इसका, इसको क्या बोलते हैं, इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें अपना कंट्रोल नहीं है, इसमें रन ऑफ लॉस और जो सीपेज लॉस वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो लॉस होते हैं जिन्हें एप्लीकेशन लॉस बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, ठीक है, समझेंगे इस चीज को, क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए, वाटर इज प्रोवाइड, वाटर इज सप्लाइड इन अनकंट्रोल्ड मैनर,
ठीक है। दूसरा पॉइंट, हाई एप्लीकेशन लॉसेस। हाई एप्लीकेशन लॉसेस। अब एप्लीकेशन लॉसेस का मतलब क्या, कि भाई वाटर जब अप्लाई कर रहे हो तुम फील्ड पे, वाटर का एप्लीकेशन कर रहे हो, वाटर को अप्लाई कर रहे हो फील्ड में, तो अप्लाई करते टाइम कौन कौन से लॉस होते हैं उन्हें बोलते हैं एप्लीकेशन लॉस। कौन कौन सा होता है, ठीक है। पहला तो होता है सीपेज लॉस। पहला तो होता है सीपेज लॉस, क्लियर है ना। मतलब जैसे ही तुमने खेत में पानी भर के रखा, तो जब पानी भरा रहेगा खेत में, तो उसमें से थोड़ा बहुत पार्ट तो नीचे ग्राउंड में भी जाएगा इनफिल्ट्रेट करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सीपेज लॉस। एक होता है अपने पास रन ऑफ लॉस। रन ऑफ लॉस, क्लियर है ना। रन ऑफ लॉस मतलब तुमने वाटर अप्लाई किया, ठीक है। वाटर जो अप्लाई किया वो होना तो ये चाहिए था कि रूट जोन में जाके स्टोर हो जाए सॉइल के में, ठीक है। लेकिन ऐसा मानो कि कुछ पार्ट उसमें से बह के आगे चला गया, ठीक है ना। तो जो पानी बह के आगे चला गया वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, ठीक है ना। वो भी एक लॉस है, उसे क्या बोलते हैं, रन ऑफ लॉस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड होता है इवेपोरेशन लॉस। थर्ड होता है इवेपोरेशन लॉस, मतलब जो पानी फील्ड में भरा हुआ है उसका इवेपोरेशन हो जाए। अब इवेपोरेशन लॉस जो होता है वो इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इसको तो जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता इवेपोरेशन लॉस का। दो मेन लॉसेज जो होते हैं वो होते हैं सीपेज लॉस और रन ऑफ लॉस, ठीक है ना। अब देखो इसके केस में जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, ठीक है ना। इट हैव लेस एफिशिएंसी और लेस एप्लीकेशन एफिशिएंसी। लेस एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। लॉस ज्यादा, दैट मीन्स एप्लीकेशन एफिशिएंसी कम, ठीक है ना। अगर लॉस ज्यादा हो रहे हैं दैट मीन्स उस मेथड में जो हमारी यूज का वाटर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा मानो कि मैंने 100 मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया, इसमें से बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मतलब 50% लॉस हो गया, ठीक है ना। तो पानी जो मैं चाहता था कि स्टोर और रूट जोन में, वो कितना बचा, ओनली 50 ही बचा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। अगर कम पानी वेस्ट होता तो ज्यादा पानी स्टोर होता जो मैं चाहता था, तो एफिशिएंसी क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, ठीक है ना। तो बनाओ इसको, एफिशिएंसी आगे पढ़ लेंगे, तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। एक बात और, दैट मेथड इज यूज फॉर रोलिंग लैंड। रोलिंग लैंड, रोलिंग लैंड का मतलब ऐसा एरिया जहां पे ग्रेडियंट जो होता है वो ज्यादा वेरी ना करे, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से कांस्टेंट सा ग्रेडियंट हो, वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ढलान वलान वाले ऐसे फील्ड होंगे, ऐसे खेत होंगे जहाँ पे ढलान है, तो वहां पे तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते, पानी एक साइड में बह के भग जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो ऐसे एरिया में काम लेते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो, जहाँ पे ग्रेडियंट चेंज ना हो, ठीक है ना। बनाइए। चले आगे। ओके, नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड है
नेक्स्ट मेथड है अपने पास बॉर्डर फ्लडिंग। नेक्स्ट मेथड है अपने पास बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग। देखो इसमें करते क्या है, जैसे लेट सपोज ये एक फील्ड कैनाल है, ये क्या है, एक फील्ड कैनाल। फील्ड कैनाल का मतलब क्या, कि ऐसी कैनाल जिसे अपन वाटर की सप्लाई कर रहे हैं फील्ड में। ठीक है ना, क्लियर। ये ऐसा मानो कि ये आपका फील्ड है इस तरीके का। ठीक है, ये क्या है, फील्ड है इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ आपने एक ड्रेन बना रखा है, यहाँ आपने एक ड्रेन बना रखा है। ड्रेन क्यों बनाते हैं, कि भाई जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो इसमें बह के चला जाए। ठीक है, अब इस मेथड में क्या करते हैं अपन, फील्ड को इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गई आपके पास, ये हो गई एक स्ट्रिप, ये हो गई एक स्ट्रिप। क्लियर है ना। अब देखें यहाँ पे, ये जो स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं लेवीज के हेल्प से, लेवीज के हेल्प से। अब लेवीज क्या होती हैं, ये होती हैं राइज अर्थन एम्बैंकमेंट। अब ये क्या भला है, अरे भाई आसपास की मिट्टी उठा के एक दीवार से बना देते हैं ना इस तरीके से। ठीक है ना, उन्हें लेवीज बोलते हैं। ठीक है, उन लेवीज की हेल्प से ये स्ट्रिप बनाई जाती है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो स्ट्रिप होती है, ये जो एक स्ट्रिप होती है, इसकी लेंथ की अगर बात की जाए, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो ये होती है अपने पास 100 to 400 मीटर। ठीक है ना। और इसकी अगर विड्थ की बात की जाए तो इसकी विड्थ होती है अपने पास जनरली 10 to 20 मीटर। क्लियर है ना। तो ये होता है एक स्ट्रिप की रामलीला। क्लियर ना। अब 100 से 400 मतलब, और 10 से 20 मतलब, इनके बीच की वैल्यू ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई स्लोप कितना है ग्राउंड का। ठीक है, इसके अलावा जो सॉइल है ग्राउंड में वो किस तरह की है। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पे फील्ड कैनाल में यहां से ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, पूरी जो स्ट्रिप है उसमें पानी भरता है, फिर यहाँ से बंद कर देते हैं। एक्स्ट्रा वाटर होगा तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस पूरी स्ट्रिप को भरा जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन में निकाल दिया जाएगा। ये सिस्टम होता है इस मेथड का। ठीक है ना। तो लिखें इसमें पहला पॉइंट, इन दैट मेथड field is divided into a number of strips, with the help of levies, okay. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा ना हो, इन्हें बोलते हैं क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स, ठीक है, लाइक यहाँ पे क्रॉप लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं अपन क्लोज ग्रोइंग, मतलब इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और एक ऐसी होती है, ठीक है, एक पौधा यहाँ पे, दूसरा पौधा यहाँ पे, तीसरा पौधा यहाँ पे, इस टाइप की फसल को क्या बोलते हैं, फार ग्रोइंग। इस तरह की क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, फार ग्रोइंग्स। ठीक है, अगर इस मेथड को अपन फार ग्रोइंग में काम में लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉसेज होंगे।
बन गया। अब एक फॉर्मूला आता है बॉर्डर फ्लडिंग में, उस पर कभी क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। आप चाहो तो उसका डेरिवेशन करा दूं, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं। चलो डेरिवेशन कर ही लेते हैं, याद रहता है डेरिवेशन करते हैं। हटा दूं क्या? बन गया। अरे बोलो, बना लिया क्या? फिगर बना लो अभी आराम से, इसको तो हटा दो। बना लिया फिगर? अब मैं क्या करता हूं, ओनली एक स्ट्रिप को कंसीडर कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ओनली एक स्ट्रिप को कंसीडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके लिए कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने हैं अपने को। ग्रीन वाला तो मिटता ही नहीं है आजकल यार, खराब इनका आ गई अब की बात। देखें, अब मैं ओनली एक स्ट्रिप को कंसीडर करने वाला हूं, तो ये मानिए ये एक स्ट्रिप है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप है, आगे तक जा रही है, मैंने ओनली इसको यहीं तक कंसीडर किया है। ये आपकी फील्ड कैनाल जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये आपकी क्या जा रही है, फील्ड कैनाल जा रही है। अब मैंने यहाँ पे इस पार्ट पे ओपनिंग प्रोवाइड करवा दी, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंट कंसीडर करता हूं। इस पॉइंट को मैंने बोला P, इस पॉइंट को मैंने बोला P, इस पॉइंट को P बोला, तो P पॉइंट पे मैंने इस जस्ट P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे T बराबर 0, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे कितना एरिया इरिगेट हो चुका होगा, 0 एरिया इरिगेट होगा, ठीक है। P पॉइंट स्टार्टिंग में है, मतलब अभी मैंने जस्ट स्टार्टिंग करी है पानी की, जस्ट फ्लो करवाया है वाटर का, तो जस्ट फ्लो मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब 0 टाइम पे अगर मैं कंसीडर करूं तो कितना एरिया इरिगेट होगा इसका, 0 एरिया इरिगेट हो चुका होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप के अंदर भी एक स्ट्रिप ले ली, वो लेते हैं ना अपन, छोटी वाली स्ट्रिप, ठीक है, जिसका एरिया कितना है आपके पास, डीए एरिया है, जिसका एरिया कितना है, डीए एरिया है, ठीक है ना। ये टाइम टी है, और ये इधर वाला टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टी प्लस डी टी, ठीक है ना। इस टोटल स्ट्रिप का एरिया, बड़ी वाली स्ट्रिप का एरिया कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है ना। इस टोटल स्ट्रिप का एरिया कितना है, कैपिटल ए है। अब देखो यहाँ पे एक, ये जो दिख रहा है आपको, ये टॉप व्यू दिख रहा है, ये जो व्यू दिख रहा है आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। इसका मैं क्या बनाता हूँ, साइड व्यू बनाता हूँ। साइड व्यू बनाएंगे तो इस तरीके से, मानो ये आपका फील्ड है, स्ट्रिप है, ठीक है। यहां से मैंने ओपनिंग प्रोवाइड करी थी इस तरीके से, ये पी पॉइंट है जहां पे टी इज इक्वल टू 0 पे एरिया इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है ना। एरिया इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब जब हम पानी प्रोवाइड करवाते हैं, पानी फ्लो करते हैं किसी भी फील्ड में से, तो पानी जब बहता है तो कुछ डेप्थ रहती है उसकी, कुछ डेप्थ रहती है। इस डेप्थ को बोल दिया मैंने वाई, वाई मीन्स ओवरफ्लो डेप्थ, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो डेप्थ। जब पानी प्रोवाइड करवाते हैं तो कुछ डेप्थ रहती है ना पानी की, ठीक है ना। अब देखा जाए, अब देखा जाए, एक टर्म होती है इनफिल्ट्रेशन रेट, जानते हो क्या? एक टर्म होती है इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन रेट हाइड्रोलॉजी में आती है, पढ़ लोगे आगे। इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, वो रेट जिसपे ग्राउंड या सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। वो रेट जिसपे ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। तो इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाद में पढ़ लोगे तुम, बस ध्यान रखना कि इनफिल्ट्रेशन रेट इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अगर इनफिल्ट्रेशन रेट को डिनोट किया जाए तो स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट होती है इसकी सेंटीमीटर
पर आवर, सेंटीमीटर पर डे, सेंटीमीटर पर टाइम, वॉट एवर। क्लियर है ना? तो मैं आवर्स ले रहा हूं, सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है ना? मतलब एक तरीके से इनफिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई मेरे पास, एक तरीके से हो गई कि भाई डेप्थ ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन यूनिट टाइम। बिकॉज अगर मैं डेप्थ के बारे में लिखता हूं तो ये क्या होता है, डेप्थ, सॉरी, अगर मैं रेट के बारे में लिखता हूं तो ये इस तरीके से आता है ना, डेप्थ बाय टाइम। ठीक है ना? डेप्थ की यूनिट ले ली सेंटीमीटर, टाइम की ले ली आवर्स, तो यही होता है इनफिल्ट्रेशन रेट। क्लियर है ना? अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो ये क्या हो गई मेरे पास, कि अगर मैं यूनिट टाइम कंसीडर करूं, अगर मैं टाइम यहाँ पे यूनिट कंसीडर करूं, यूनिट का मतलब सिंगल कंसीडर कर रहा हूं, तो डेप्थ किसके बराबर हो जाएगी, इनफिल्ट्रेशन रेट के बराबर हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पे आप लिख सकते हो F is depth stored in unit time. Clear? In unit time. Understand what I want to say? क्लियर है ना? मतलब कि अगर टाइम आपके पास एक हो, टी की वैल्यू अगर 1 हो, तो डेप्थ जो वाटर में सॉइल में स्टोर्ड हो चुकी होगी वो कितनी होगी, एफ के बराबर होगी। ठीक है ना? वो किसके बराबर होगी, एफ के बराबर होगी। ठीक है ना? अब आ जाओ इधर ऑप्शन में, इधर ही आ जाओ पहले, इधर अभी जगह बची हुई है। देखो, अब ये कंडीशन है मेरे पास, ये सारी की सारी कंडीशन मेरे पास है। मैंने यहाँ पे वाटर सप्लाई किया और मैंने ये मान लिया कि जो लॉस है वो मैंने नेग्लेक्ट मान लिए। जो लॉस हो रहे हैं, एप्लीकेशन लॉस, जैसे रन ऑफ लॉस है, जैसे सीपेज लॉस है, इवेपोरेशन लॉस है, उनको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है ना? तो लिखे यहाँ पे लाइन, लेट एप्लीकेशन लॉसेज आर जीरो, मतलब एप्लीकेशन लॉस है ही नहीं। तो अगर एप्लीकेशन लॉस नहीं है तो जितनी वाटर वॉल्यूम मैंने फील्ड में सप्लाई करी है उतनी वाटर वॉल्यूम स्टोर हो जानी चाहिए फील्ड में, क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं रहे। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड, और आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज। ठीक है ना? अब देखो, लेट सपोज ये पी पॉइंट से जहां पे वाटर सप्लाई किया जा रहा है वहां पे जो डिस्चार्ज है वो है क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। लेट सपोज जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, डिस्चार्ज निकाला है हमने, उसका रेट है क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना? अब इधर आ जाओ बस, अब ध्यान से समझ लेना इस चीज को। वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहता हूं, और कैलकुलेशन किसके लिए होगी, इस स्ट्रिप के लिए होगी। कैलकुलेशन इस स्ट्रिप के लिए होगी। इस स्ट्रिप के लिए टाइम कंसीडर करूं मैं तो क्या हो जाएगा, टी प्लस डी टी माइनस टी। दैट मीन्स इस स्ट्रिप के लिए जो टाइम है वो कितना है, dt है। इस स्ट्रिप के लिए जो टाइम है वो कितना है, dt है। मेरे पास डिस्चार्ज आ रहा है क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। तो वॉल्यूम निकल जाएगी क्या, आसानी से निकल जाएगी भाई साहब, क्यू इंटू dt। बिकॉज हम सभी जानते हैं डिस्चार्ज इंटू टाइम क्या होता है, वाटर वॉल्यूम होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्यू था, टाइम कितना है, dt है, तो कितना हो गया, क्यू इंटू dt। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोर्ड हुई है, वो यूज हुई है, वो किस किस जगह पे गई है। ठीक है? वाटर सप्लाई कर दिया मैंने, अब जो वाटर फील्ड में यूज आ रही है वो दो कामों में यूज आई। ठीक है? एक तो कुछ वाटर इस ओवरफ्लो में आ गया, कुछ वाटर तो इस ओवरफ्लो में आ गया, और कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर गया, कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर गया। ठीक है ना? तो अगर मैं इनफिल्ट्रेट वाटर की बात करूं, इनफिल्ट्रेट वाटर की बात करूं, तो देखना जरा, टाइम कितना है अपने पास, dt टाइम है। ठीक है? टाइम कितना है अपने पास, dt टाइम है। क्लियर है ना? और एक टाइम में या यूनिट टाइम में कितनी डेप्थ नीचे चली जाती है वाटर की, f डेप्थ चली जाती है। भाई अभी हमने पढ़ा कि यूनिट टाइम में एफ डेप्थ जो है ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट हो जाती है। ठीक है? अपने पास यहाँ पे टाइम कितना है, dt टाइम है, तो dt टाइम में कितनी हो गई होगी, dt इंटू एफ डेप्थ ग्राउंड में चली गई होगी। ठीक है ना? ये तो हो गई इनफिल्ट्रेशन वाटर की डेप्थ, ये तो हो गई इनफिल्ट्रेशन वाटर की डेप्थ। लेकिन जब तक यहां पे पानी पहुंचेगा, मैं स्ट्रिप पे कंसीडर कर रहा हूं ओनली, मैं क्या कर रहा हूं, ओनली स्ट्रिप पे कंसीडर कर रहा हूं वाटर को। लेकिन जब तक यहां पे पानी पहुंचेगा तब तक इतने एरिया में भी तो इन्फिल्ट्रेशन हो चुका होगा।
मतलब अगर ये स्ट्रिप में लास्ट में काउंट करता हूं, इसका मतलब ये कि पहले जो भी एरिया है उसमें इनफिल्ट्रेशन हो चुका होगा ना, ठीक है। इसमें पूरे में इनफिल्ट्रेशन तो हो गया होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि स्ट्रिप पे बात कर रहा हूं तो ओनली स्ट्रिप वाले एरिया में इनफिल्ट्रेशन हुआ है। भाई पहले जितने एरिया में से पानी बह के आया है वहां पे इनफिल्ट्रेशन हो चुका, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर मैं इस यूनिट ड्यूरेशन की बात करता हूं, इस डेप्थ की बात करता हूं, तो मेरे पास डेप्थ कितनी आ गई, एफ इंटू डी टी तो क्या आ गई, डेप्थ आ गई। एफ इंटू डी टी तो क्या आ गई, डेप्थ आ गई। और कितना एरिया लूंगा मैं यहाँ पे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड बाय ए, क्योंकि डेप्थ इंटू एरिया क्या होता है आपके पास, वाटर वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए मैंने पूरा एरिया लिया, यहाँ पे स्ट्रिप का एरिया नहीं लिया, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया है, स्ट्रिप के एरिया से नहीं किया, ठीक है ना। प्लस में मैं ओवरफ्लो निकालना चाहता हूं, ओवरफ्लो वॉल्यूम, तो ओवरफ्लो डेप्थ कितनी है आपके पास, वाई है। ओवरफ्लो डेप्थ कितनी है, वाई है। और स्ट्रिप के लिए काउंट करना चाहता हूं तो एरिया कितना है, डीए है। तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वाई इंटू डीए हो जाएगा। तो ये काम मैंने किया है, ठीक है ना। अब बस सिंपल काम है, डीटी वाली टर्म को इधर ले आओ, क्यू इज इक्वल टू, या ऐसे करो, क्या कर सकते हैं अपन, डीटी वाली टर्म को एक साइड ले लें, है ना। एक सेकंड रुकना। इधर क्या कर सकते हैं, Q इंटू डी टी माइनस एफ इंटू ए इंटू डी टी, और उधर क्या चल रहा है, y इंटू डी ए, ठीक है ना। अब डी टी कॉमन ले लो, Q माइनस ए एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू वाई इंटू डी ए, ठीक है। ये एक ही टर्म है, इसको उधर भगाओ, डी टी इज इक्वल टू वाई बाय क्यू माइनस ए एफ इंटू डी ए, यही है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब आपको स्ट्रिप का पता है, आपको पूरे की पूरे का कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो dt का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से लेके, जीरो से लेके t तक, और इधर वाले का कर दो जीरो से लेके टोटल एरिया a तक। तो ये हो जाएगा y इंटू डी ए डिवाइड बाय क्यू माइनस ए एफ, क्लियर है ना। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, लिमिट कितनी है, जीरो से लेके t तक। इधर देखना y कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। dt क्यों ले रहे हैं, पहले बारे टर्म में, ये में, इसमें, इसमें बताओ, इसमें, देखो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन रेट हमने डिस्कस किया था। इनफिल्ट्रेशन रेट होता है कि भाई यूनिट टाइम में कितनी डेप्थ जो है वो इनफिल्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है, ग्राउंड में, ये इनफिल्ट्रेशन रेट होती है, ठीक है। अगर मैं टाइम को यूनिट कर दूं, अगर मैं टाइम की वैल्यू ले लेता हूं एक, मतलब t इज इक्वल टू 1, तो f क्या हो गया, अगर मैं इस फॉर्मूला को वैसे लिखूं तो f इज इक्वल टू डेप्थ बाय टाइम, ये हो गया, ठीक है ना। अब f t को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो अगर t 1 है मेरे पास, t यूनिट है मेरे पास, तो उस केस में जो डेप्थ होगी वो किसके बराबर होगी, f के बराबर होगी, ये लो यहां से, ठीक है ना। अब देखो अगर टाइम यूनिट रहता है तो डेप्थ कितनी होती है, एफ के बराबर रहती है। अपने पास टाइम कितना है, dt टाइम है, क्योंकि स्ट्रिप को काउंट कर रहा हूं, स्ट्रिप के इस पार्ट पे टाइम कितना था, t के बराबर था। स्ट्रिप के इस एंड पे टाइम कितना है, t प्लस dt के बराबर है। तो कितना टाइम लग गया इस स्ट्रिप में, t प्लस dt माइनस t, मतलब ओनली dt टाइम लगा। तो अगर यूनिट टाइम में डेप्थ एफ के बराबर होती है तो अपने पास यूनिट टाइम थोड़ी है, अपने पास तो कितना टाइम है, dt टाइम है, तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं देखा था कि तुमने कि 12 पेन 50 रुपए के आते हैं, तो एक कितने का आएगा, 50/12 का। अपने पास 4 है तो कितने के आ जाएंगे, 50/12 इंटू 4। तो वो वाला फंडा लगा है यहाँ पे, ठीक है ना। बट वो टर्म नेक्स्ट स्टेप में है। कौन सी टर्म नेक्स्ट स्टेप में है, इसमें तो ओवरफ्लो डेप्थ लिए, इसमें इनफिल्ट्रेशन लिए, डीए वाला कहां है, अरे तो ये तो ओवरफ्लो डेप्थ के लिए लिया है ना,
भाई ओवरफ्लो डेप्थ ये रहा, जिस डेप्थ पे पानी बहता है, ठीक है ना, जिस डेप्थ पे पानी बह रहा है, तो ओवरफ्लो डेप्थ भाई हो गई अपने पास एरिया स्ट्रिप का लेंगे, क्योंकि अपने को वॉल्यूम चाहिए, डेप्थ इंटू एरिया वॉल्यूम हो गई। अरे जो वाटर सप्लाई किया मैंने वो दो काम में आया ना, एक तो नीचे जमीन में चला गया और एक ऊपर बह रहा है, यही तो होगा। एक तो नीचे जमीन में चला गया, सीपेज कर गया, इन्फिल्ट्रेट कर गया, और एक पार्ट जो है वो ऊपर बह रहा है, यही बात है ना। बताओ अभी कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। 8:56 हो गए। इसको एक बार सोल्व करते हैं, बाई कॉमन आ गया, 1/x का होता है log x, 1/x का होता है log x, तो ये हो जाएगा आपके पास log बेस e q माइनस ए एफ, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव जाएगा नीचे माइनस ए, 0 से लेके a तक की लिमिट, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, इसको ले आओ, इधर t में लिमिट पुट करेंगे तो t -0, ठीक है ना। इस a को बाहर उठा लाओ, ये क्या हो जाएगा -y/a, सॉरी ए नहीं आएगा, एफ आएगा नीचे, क्योंकि ए तो डीए के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा आपके पास -f, इंटीग्रेशन करना तो आता होगा, -y/f, और इधर क्या बचा आपके पास log बेस e q माइनस ए एफ इंटू 0 से लेके a तक की लिमिट, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इधर तो t चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, -y/f बाहर चल रहा है, ठीक है ना। अंदर क्या हो गया लिमिट पुट करने पे, log बेस e q माइनस ए एफ, अगर मैंने लिमिट a पुट करी तो, और अगर मैं लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा -log बेस e q, ठीक है ना। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा y/f log बेस e q माइनस log बेस e q माइनस ए एफ, ये बन गया, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब log x माइनस log y किसके बराबर होता है, log x बाई y के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा y/f log बेस e q डिवाइड बाय q माइनस ए एफ, ठीक है ना। अगर इस बेस को मैं 10 में कन्वर्ट करता हूं तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y/f 2.303 log बेस 10 q बाय q माइनस ए एफ, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया आपके पास, अगर एरिया एफ है, इनफिल्ट्रेशन रेट, सॉरी एरिया कैपिटल ए है, इनफिल्ट्रेशन रेट एफ है, डिस्चार्ज क्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है ना, और ओवरफ्लो डेप्थ वाई है, तो इस एरिया को इरिगेट होने में इतना समय लगेगा, जो ये इक्वेशन बताती है, जो ये इक्वेशन बताती है, ठीक है ना। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, अभी 2-3 मिनट है अपने पास। अब बताओ, इसमें तो मैथमेटिक्स लगाई है, ज्यादा कुछ काम नहीं किया। अब वैसे किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, बाद में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इसमें तो पूछो। नहीं है, बहुत अच्छे। नहीं है क्या समस्या, अरे भाई नहीं है क्या, मतलब होशियार हो गए तुम लोग। इसके तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना आराम से घर बैठे बैठे, वैसे भी टाइम हो गया अपना। नहीं है किसी को प्रॉब्लम, करें बंद फिर आज की रामायण। हम्म, पक्का, चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, ओके।
स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिखा वो, मैं कर रहा हूँ क्लास को ऑफ।